हेलो कॉम्पिटिटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आपका जो इंतज़ार था हिस्ट्री का एमसीक्यू नहीं आ रहा था, वो आज से आपका स्टार्ट हो गया है। देखिए टॉपिक क्या रहेगा आज का, ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसके प्रभाव। इसमें क्या-क्या रहेगा, जैसे अस्थायी बंदोबस्त हो गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गया, महलवाड़ी व्यवस्था हो गया, धन निष्कासन हो गया, ये सब सारे टॉपिक में करवाए जाएँगे। क्या ब्रिटिश का आर्थिक नीति था, तो उसी नीति के तहत जो है आपका अस्थाई बंदोबस्त वगैरह आता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था आता है, मालवाड़ी व्यवस्था आता है, धन का निष्कासन जो दादा भाई नौरोजी जी ने दिए थे, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसका क्या है कि आपका ओवरऑल है कि जैसे टॉपिक पढ़े हम लोग, ठीक है? टॉपिक पढ़ने के बाद देखिए जैसे इसका व्यापार नीति हम लोग देखेंगे, ओके? उसके बाद हम लोग कहाँ जाएँगे आपका फिर एमसीक्यू इसका करेंगे, ठीक है? इसके बाद जब है, फिर उसके बाद जो आपका जो भी महलवाड़ी है, आपका रैयतवाड़ी है, ये सारे चीज़ का मतलब हम लोग क्या करेंगे, पहले टॉपिक को अच्छे से पढ़ के और उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करते हैं, जैसे हम लोग करते आए हैं। कैसे आपका पॉलिटी में, ठीक है? पॉलिटी का जो क्लास अगर आप लोग लिए होंगे और जो नहीं लिए हैं, तो प्लीज़ आप लोग जब पहले आप लोग पॉलिटी का भी क्लास साथ में कीजिए। इसी तरीके से है कि पहले इसका टॉपिक का संक्षेप में थोड़ा-सा विश्लेषण हो जाता है और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग एमसीक्यू करते हैं। जिससे क्या होता है कि ओवरऑल टॉपिक के बारे में एक बेसिक नॉलेज भी हमारा बन जाता है और प्लस में उसका किस तरीके से आपका जैसे आपका क्वेश्चन्स आएँगे, उसका तरीका भी पता चल जाता है। तो ठीक है, मेरा यही मतलब प्रयास है कि आपका जो क्वेश्चन्स आने का जो तरीका है, वो ये एमसीक्यू के क्लास के माध्यम से आपको पूरा करवाया जाए। क्योंकि अभी जो है जैसे आप लोग का जेपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है? जेपीएससी का जो है आपका बहुत जल्द ही मतलब 8 मार्च को होने वाला एग्ज़ाम है, ठीक है? और बीपीएससी एडीओ का एग्ज़ाम है अप्रैल में आपका, उसके बाद आपका बीपीएससी का भी एग्ज़ाम जो 72वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है। बीपीएससी टीचर का भी एग्ज़ाम अब होगा ही क्योंकि 44,000 पदों के लिए आपका जारी कर चुका है अधिसूचना आपका बिहार सरकार ने। तो जो भी हैं जो छात्र इनमें मतलब आप लोग का पेपर अगर दे रहे हैं यूपीएससी का भी, तो यहाँ से आप बेसिक अपना कंप्लीट कर सकते हैं और यूपी पीसीएस जो है आपका एआरओ और आरओ का जो पेपर आने वाला है, उसके लिए भी ये क्लास आपका बहुत ही बेनिफिट होगा और अपने एग्ज़ाम का मतलब यहाँ से आप पूरा कर सकते हैं, आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? तो इससे बढ़ने से पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल जो है वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न विद स्ट्रैटेजी अकेडमी में। और ये अगर आप लोग नए कॉम्पिटिटर या लर्नर हैं तो प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए हरे स सारे क्लास को और ज़्यादा आपको जो भी हमारे 1000 जो पहले सब्सक्राइबर होंगे, उनके लिए क्या हो जाएगा आपका स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा वेब्स अकेडमी की तरफ से, ठीक है? और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स अकेडमी 24 जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिया जाता है और हमारा इंस्टा आईडी भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जाता है, कॉपी करके आप अपने से जुड़ सकते हैं, ठीक है? इससे जुड़े रहने से एक फ़ायदा होगा कि आप अपने माँगों को है ना पूरा कर सकते हैं, आप अपना म माँग रख सकते हैं, ठीक है? अच्छे से, ठीक है? और एक छोटा-सा और रिक्वेस्ट है कि एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, जो भी आइएगा, ठीक है? और कमेंट भी कीजिएगा, ओके? तो आगे बढ़ते हैं बिना कुछ देर किए हुए। क्या है हमारा जो टॉपिक है भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति और उसके प्रभाव। ठीक है? आप लोग देखिएगा आप मॉडर्न हिस्ट्री का आपके पास बुक है तो इसी तरीके से आपका टॉपिक वाइज़ बनाया हुआ है, तो मैं वही टॉपिक को आपके ब्रीफ में करवा के और फिर एमसीक्यू करवाता हूँ, ठीक है? क्योंकि हमारे पास अभी समय का कमी है इसलिए ओके। आगे बढ़ते हैं। क्या है इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा देखते हैं भूमिका। ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य भारत का औपनिवेशिक शोषण कर ब्रिटेन के औद्योगिक विकास की गति देना था, ठीक है? को गति देना था। इन नीतियों ने भारत की आत्मनिर्भर पारंपरिक अर्थव्यवस्था को तोड़कर उसे कच्चे माल का के स्रोत और तैयार माल के बाजार में बदल दिया। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे कि ब्रिटिश शासन की जो आर्थिक नीतियाँ था ना, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत का मतलब जो इंडिया है उसका औपनिवेशिक शोषण करना, ठीक है? और क्या करना है कि ब्रिटेन जो है आपका ब्रिटेन को एक औद्योगिक मतलब डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और गति दे देना है, ठीक है? ठीक है? इन नीतियों से क्या होगा कि भारत जो पहले आत्मनिर्भर भारत था, ठीक है? वो पारंपरिक अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया ये नीति
जो ब्रिटिश का आर्थिक नीति था, और तोड़ कर क्या बना दिया ना कि सिर्फ कच्चा माल का ही स्रोत यहाँ बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि यहाँ पे जो भी मिल थे ना, मिल को बंद कर दिए। जो पारंपरिक मतलब मिल मतलब समझ रहे हैं, जो पारंपरिक इन लोगों का काम था, जो भी लोगों का यहाँ का, उनको उनको कहीं न कहीं इन लोग एक ऋण से कुप्रभाव करके और शोषण करके, जैसे आप देखे होंगे कि 1/3 आपका पद्धति जैसा लाया था कि आपका 3 कठिया पद्धति हो गया, वहाँ पे खेती नील की ही खेती करना है, बंजर भूमि हो गया था, आपका अस्थाई बंदोबस्त आया, जिसके माध्यम से कि इतना 30% लगान देना ही देना है, ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, एग्ज़ैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? आपका रैयत बाड़ी हो गया कि इतना ये देना है, तो इस तरीके से राजस्व व्यवस्था लगाकर और भी बहुत सारे नीति को अप्लाई करके ब्रिटिश लोगों ने अपने आर्थिक नीति में बनाकर भारत को कहीं न कहीं कुपोषित कर दिया था, ठीक है? औद्योगिक विकास में, ओके? तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के प्रमुख आयाम क्या-क्या हैं? तो ये हम लोग देखते हैं। पहला आयाम था भूमि राजस्व नीतियाँ, ठीक है? तो पहला जो क्या था आपका भूमि राजस्व नीतियाँ, तो भूमि से क्या करना था इसका अधिकतम राजस्व वसूली करना, ठीक है? टैक्स रेवेन्यू जो है आपका कलेक्ट करना, ठीक है? ब्रिटिश नीति का केंद्र थी, क्योंकि भारत कैसा देश है? भारत जो देश था आपका कृषि प्रधान देश था, ठीक है? ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ इतना उपजाऊ ज़मीन था और इतना उपज होता था कि लोग मतलब अपना आत्मनिर्भर खुद हो जाते थे, ठीक है? कहीं इनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता था। तो सबसे ज़्यादा वसूली जो इन्होंने पहले सोचा कि कमज़ोर अगर करना है, भारत में अगर राज्य करना है, तो भू राजस्व को अधिकतम वसूली किया जाए, क्योंकि परेशान हो जाए, क्योंकि किसानों का देश ही था भारत, ठीक है? ये तो अब बाद में बन गया ना, जो भी बनना है अब, जो बना जा रहा है, ठीक है? प्रमुख व्यवस्था क्या-क्या है, तो लागू किया इन्होंने। तो पहला जो किया अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है? परमानेंट सेटलमेंट जिसको बोला जाता है, वो 1793 में लागू किया, ठीक है? तो ये आप नोट कीजिएगा, स्टार मार्किंग रख लीजिएगा, ये सब जो भी मैं अस्थाई बंदोबस्त के बारे में बता रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग एक क्वेश्चंस यहाँ से आपको भू राजस्व नीतियों से आएगा ही आएगा, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है? वो चाहे बीपीएससी हो, जेपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, ओके? या चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, झारखंड एसएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, ठीक है? देखिए बिहार एसएससी में अभी और भी पदों का ज़्यादा बढ़ावा दिया है, ठीक है? मतलब बढ़ाया गया है, ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा। और जेपीएससी का जो भी पेपर देने वाले थे, जो जिन्होंने फ़ॉर्म नहीं भर पाया, वो अभी देखिए कि वहाँ का हाई कोर्ट ने भी बोल दिया कि मतलब जो है, इतना ही एज वाले जो था, ज़्यादा मुझे पता नहीं है मुद्दा। देखिए इसका जो लागू करने वाला था, कौन था आपका? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रवर्तक ये था। ज़मींदारों को भूमि का स्वामी बनाया गया था। ज़मींदार मतलब समझ रहे हैं? ज़मींदार जो थे वहाँ के, उनको भूमि का स्वामी बना दिया गया, ठीक है? ओके? किसानों को नहीं बनाया गया, ज़मींदारों को बनाया गया। किसान शोषण का शिकार हो गया, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त जो है, ये भी आप याद रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक प्रमुख भूमि राजस्व व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत भूमि राजस्व को अस्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया, ठीक है? एक मान मतलब अस्थायी कर दिया गया कि मतलब 20% आपका टोटल उपज का लूँगा तो लूँगा, ठीक है? और ज़मींदारों को भूमि को मालिक माना गया, ठीक है? मान लिया गया। प्रवर्तक और क्षेत्र, जैसे देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रवर्तक थे, इसको लागू लागू जो हुआ आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर। तो ये आप याद रखिएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर पहले लागू हुआ, बाद में ये बनारस और उत्तरी कर्नाटक के कुछ भाग। तो आप इतना याद रखिएगा, बंगाल हो गया, ठीक है? बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ठीक है? आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है? आपका उड़ीसा हो गया, ठीक है? उड़ीसा हो गया, उड़ीसा, ओके? उसके बाद आपका बनारस भी आप लिख ही लीजिएगा, ठीक है? वाराणसी हो गया, ओके? और आपका आपका नॉर्थ कर्नाटक। तो ये 5 राज्य आप याद रखिएगा कि इन क्षेत्रों में लागू हुआ था, क्योंकि इस तरीके से आपका पीसीएस में इस तरीके से भी पूछा जाता है और यूपीपीसीएस में भी पूछा जाता है और यूपीएससी में भी पूछा जाता है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। आप इस तरीके से और इसका उद्देश्य आप जानिएगा, तो ये क्या था आपका उद्देश्य था इसका नियमित एवं सुनिश्चित राजस्व प्राप्त करना, ठीक है? नियमित हो गया, ठीक है? कि इतना टाइम आपको देना ही देना है आपको इतने टाइम में, और सुनिश्चित भी हो गया कि 20% तो 20% आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कोई मतलब इसमें ये आपका ज़मींदार का दायित्व बनता है कि आपको कैसे ब्रिटिश सरकार को वो देगा, ठीक है? इसीलिए इसको
सूर्यास्त कानून भी इसीलिए इसको कहा गया है। तो एक पॉइंट आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, शायद सूर्यास्त कानून इसको बोला गया है। अगर समय पर नहीं दिया जाता था तो उसकी जमींदारी जो व्यवस्था थी उसको नीलामी कर दिया जाता था, छीन लिया जाता था और नीलाम कर दिया जाता था, यानी दूसरे जो है जमींदार को दे दिया जाता था। इसीलिए इसको सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। ओके, ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार जमींदार वर्ग एक तैयार इसको करना भी था, तो ये भी उद्देश्य था इसको, ताकि क्या हो, देखिए इसलिए क्या करना था ना, क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ आए ना, तो अंग्रेज को यहाँ सबसे पहले तो भाषा में, यहाँ भाषा नहीं समझ में आता था, ठीक है। लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ। लोगों का मतलब आपका इमोशनली आपका नहीं समझा पा रहे थे, ठीक है? उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे थे। उनकी आपका मतलब माँग को नहीं समझ पा रहे थे, उनकी ज़रूरत को नहीं समझ पा रहे थे। तो जब तक आप क्या इनकी मंशा है मतलब इंडियन का, वो नहीं समझ पा रहे थे, तो इसीलिए क्या कर रहे थे कि एक देखिए जैसे आपका एजुकेशन भी लाया गया ना अंग्रेजों के द्वारा, एजुकेशन जो लाया गया आपका 1854 में, आपका वुड डिस्पैच जो लाया गया था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक अलग वर्ग तैयार करना था, ठीक है। मतलब क्या है ना, वो भारतीय हो और न ही पूरी तरह से वो अंग्रेज हो, ठीक है, बीच का हो, जो क्या करे ये, जो क्या करे कि अंग्रेज के लिए ये काम करे, ठीक है। तो यही इसी चीज़ों में से, जो बीच के अंग्रेज में से ही, जैसे आपका राजा राम मोहन राय हो गए, ठीक है? बाद में जो सारे लोग निकले हैं, ठीक है? आपका स्वामी विवेकानंद हो गए हैं, ठीक है? आपका कहीं न कहीं आपका नेहरू जी हो गए, गांधी जी हो गए, भगत सिंह हो गए, आपका सुभाष चंद्र बोस हो गए, आज़ाद हो गए, ठीक है? चंद्रशेखर आज़ाद, ये कहीं न कहीं यही सब में से निकले हैं, ठीक है? दादा भाई नौरोजी हो गए, ये सब कहीं न कहीं इन्हीं का देन है, ठीक है? ओके? तो ये ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार जमींदार वर्ग एक तैयार करना था इनको, और अस्थाई बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो ये आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। आप लोग पहला तो किए होंगे, ऐसे देखिए डालिएगा, आप लोग थोड़ा शॉर्ट नोट्स इसको बनाते चलिए प्लीज, आप लोग हिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। सारे आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे थे, आपको मैं कल ही करवाया हूँ, और आज भी मैं, मेरा कल तबियत बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए मैं कल नहीं करवा पाया था आपको, यानी 11 फरवरी को, ठीक है। और मैं सुबह-सुबह आपका 12 फरवरी को मैं पहले द हिंदू के पहले ही ज्योग्राफी आपको करवाया हूँ, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है? जिसको मैं प्रीमियर आपके लिए डाला था, ओके? तो उसमें भी आप बनाते चलिए, ठीक है? देखिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाइएगा, जैसे यहाँ पे लिखिएगा अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है? अस्थाई बंदोबस्त, ओके? बंदोबस्त लिख लिए, उसके बाद यहाँ पे ये ऐसे कीजिएगा, आपका 1793 यहाँ पे डेट डालिएगा, ठीक है? लागू करने वाला आपका प्रवर्तक का नाम डालिएगा, कर्नवालिस, ठीक है, कर्नवालिस, ठीक है, कर्नवालिस, ओके। और किस क्षेत्र में लागू हुआ, तो 5 क्षेत्रों में आपको पता होना चाहिए। बंगाल हो गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। और आपका कहाँ हो गया, वाराणसी, वाराणसी, और उसके बाद आपका उत्तरी कर्नाटक में, ठीक है, उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये आप इतना 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, 3 आपको 1, 2, 3 पॉइंट लिखने में क्या जाता है। उसके बाद इसकी विशेषताएं भी इसी तरीके आप लिख लीजिएगा, पॉइंट बना के विशेषताएं। तो मैं आपको अभी विशेषताएं पढ़ा रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनिएगा और शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, ठीक है। जैसे अस्थाई लगान, तो सिर्फ इसमें अस्थाई लगान लिख लीजिएगा, ठीक है, कि अस्थाई लगान हुआ, ठीक है। और बाकी समझने वाली चीज है कि भूमि राजस्व हमेशा के लिए निश्चित हो गया। अस्थाई लगान मतलब समझिए गए हो क्या, निश्चित हो गया, भविष्य में इसे वृद्धि नहीं किया जाएगा, एक अस्थाई, चाहे अकाल हो या कुछ भी हो, आपको कम नहीं किया जाएगा, या आपका राजस्व ज्यादा बढ़ा तो वो भी देखिए, यहाँ पे सिर्फ ये दिखाया दे रहा है कि अस्थाई लगान, ये तो ब्रिटिश किया ना अपना, ब्रिटिश किया ना। जब आप पढ़ोगे ना यार, इतना मजा आएगा कि कुछ कहना नहीं है, बहुत मजा आपको आएगा। आप लोग समझिएगा कि एक्चुअल हुआ क्या था, एक्चुअल हुआ क्या था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिश ही ने लूटा है, आपका यहाँ के लोगों ने भी लूटा है। एकता हमारे बीच ना रहने पर, यूनिटी ना रहने पर, लोग क्या है कि कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने में भारतीयों का भी हाथ है। जितना अंग्रेजों का ना है ना, उससे ज्यादा तो कहीं भारतीयों का हाथ है। आप लोग इतिहास जब पढ़ोगे ना अच्छे से, तो पता चलेगा कि सर हमारे ही लोग तो ऐसे थे। आज भी कहीं ना कहीं अगर
कुछ अगर गलत हो रहा है तो हमारे ही लोग हैं। जैसे आप लोग नेता को दोषी देते हैं, ठीक है, नेता दोषी देते हैं, कोई बड़े-बड़े उद्योगपति को दोषी देते हैं। आप किसी को जैसे आप धार्मिक में ही मान लीजिए, जैसे आप लोग किसी को गुरु का दर्जा दे दिए, ठीक है? कि जैसे मान लिया जाए कि आप कोई आसाराम जैसे हो गए थे और राम रहीम जैसे हो गए थे, जो अभी पकड़े गए हैं। तो आप गुरु उनको आप ही ने माना है ना? आप ही ने माना है ना? आप ही ने नेता बनाया है ना उनको, ठीक है? तो सबसे बड़ा तो आप में कमियाँ है ना? आप उनको बनाए हैं, ठीक है? तो आप फिर उनकी उनकी उनको कैसे बोल रहे हैं कि आप वो गलत हैं? सबसे पहले तो आप अपनी गलती बताइए ना, कि आपको या तो आपको आप जो नेता चुनते हैं वो चुनने का आपका जो है मंशा वो गलत होगा, तो गलत हो रहा है, ठीक है? कई जो आज आप बात कर रहे हैं, देखते होंगे एनवायरनमेंट पे बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, ठीक है? तो कहीं न कहीं तो हमारी गलती है ना, ये हमारी गलती है ना। ऐसा थोड़ी है कि मतलब उद्योगपति आए और वही सिर्फ कर दिए पहले। ये हम लोग की भी ज़रूरत है, हम लोग का भी ये देन है, ठीक है? अगर हम लोग सारे लोग जो आम आम जो नागरिक है ना, आम नागरिक सबसे बड़ा दोषी है। वो चाहे हम हो या आप हो, ठीक है? पहले तो आपको अपने आप को सुधार करना है, ठीक है? स्वच्छ भारत बनाना है। पहले आप अपने में तो स्वच्छ रहिए, ठीक है? पहले आप अपने तो स्वच्छ रहिए, तब तो स्वच्छ भारत बनाइएगा, ठीक है? स्वच्छ गंगा बनाना है, गंगा में कैसे स्वच्छ हो जाएगा? देखते होंगे देखते होंगे कि घर से हम ही आप आम आम आदमी ही वहाँ कर रहा है ना, कि कोई बड़े-बड़े उद्योगपति जाके वहाँ कर रहे हैं। पहले अपने आप को सुधारिए भैया। आप ऐसे ही किसी को गलती, हाँ, गलती निकालना वो क्या है ना, एक अपने आप को मन का तसल्ली देना है कि नहीं वो गलत कर रहा है, वो मन का तसल्ली है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये आप याद रखिएगा, ओके? तो इस बात को आप समझिए, ज़्यादा अच्छा होगा। और आप जब मैं फाउंडेशन कोर्स मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ, तो ये भी आप याद रखिएगा, फाउंडेशन कोर्स जो मैं लाने वाला हूँ, आपका 72वीं बीपीएससी का, ठीक है? ओके, 72वीं बीपीएससी का बहुत जल्द ही, ठीक है? और आपका 14वीं जेपीएससी का आपका 14th जो जेपीएससी है उसका मैं मेंस का क्लास लाने वाला हूँ, ठीक है? तो बहुत जल्द ये मैं आपको रिवील कर दिया हूँ। पहला जो मेरा रहेगा, ये दोनों ही फाउंडेशन कोर्स जो है आपका ऐप पर ये लॉन्च होगा, और जो भी हमारे पहले जो 1000 सब्सक्राइबर होंगे ना, उनको यहाँ गिफ्ट के तौर पर आपको गिफ्ट दिया जाएगा ये दोनों क्लास में। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। जो भी नए लर्नर हैं, प्लीज़ हमारा जो यूट्यूब चैनल है वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी एकेडमी, उसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इन दोनों क्लासों का बेनिफिट आपको मिल सके, ठीक है? और फाउंडेशन कोर्स पूरी तरीके से आपको करवाया जाएगा, ठीक है? चाहे आपको कोई भी चीज़ों का यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। अस्थाई लगान हो गया, भूमि राजस्व हमेशा के लिए निश्चित है, भविष्य में वृद्धि नहीं किया जाएगा, ठीक है? दूसरा क्या है, ज़मींदारों का स्वामित्व होगा, ज़मींदार यहाँ स्वामित्व बनाए गए, ज़मींदारों को ही भूमि का कानूनी मालिक बना दिया गया, ठीक है? किसान जो रैयत जिसको बोला जाता है, वो अधिकारहीन हो गए, इन्हीं का खेत है, ठीक है? खेत किसान का है, लेकिन इसका मालिक कौन रहेगा? ज़मींदार रहेगा। वाह! क्या बात है भैया! भला हो उस अंग्रेज का। आज भी वैसा ही हो रहा भाई। क्या बोलूँ आपको? मैं चाहूँ तो इस पर 2-2 घंटा आपको लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन क्या ही बोला जाए? क्या लेक्चर देने से फ़ायदा है? वही चीज़ है, सारे लोग कर रहे हैं, पढ़िए, ठीक है? थोड़ा समय पर भुगतान अनिवार्य है। देखिए, नियत तिथि पर ना लगान देने पर भूमि को नीलामी कर दिया जाता था, ठीक है? अगर जिस ज़मींदार को अगर दिया गया भूमि है, अगर वो मान लिया जाए कि समय पर आज आपका 12 2026 है, अगर आज देने का टाइम था, अगर आप नहीं दिए तो आपका ज़मीन जो है उसको नीलामी कर दिया जाएगा अगर आपको दिया गया। किसानों को सुरक्षा का अभाव था, क्योंकि किसानों के अधिकारों की कोई कानूनी गारंटी नहीं थी। ठीक है? तो ये बात आप याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य जो ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से हम लोग देखते हैं तो क्या है, वो क्या कह रहे थे कि कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया गया। वाह! क्या बात है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, ऐसे आपको लग रहा होगा क्यों सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप जब पढ़ोगे तब देखोगे, ठीक है? मैं ज़्यादा ही क्या बोलूँ, आप भी बोलोगे कि वाह भैया क्या खेल रहे थे तुम। वो नहीं कहते खेल गए गुरु, तो वही खेल रहा था ये। जमींदारों द्वारा भूमि सुधार, ठीक है? जमींदार भूमि सुधार करेगा? वो तो भूमि राजस्व लूटने में लगा हुआ था भैया। वो लूटने में लगा हुआ था भाई। ये तो मैं आपको मैं बताया ही नहीं, ये लूटने में लगा हुआ था, ठीक है?
प्रशासनिक सुविधा क्या है, ये प्रशासनिक सुविधा दे रहा था। वाह, कहाँ से प्रशासनिक सुविधा है, मुझे दिखाओ जरा। ठीक है, पूरे आप हिस्ट्री में देख लेना, प्रशासनिक सुविधा किस चीज का सुविधा दी है भाई। ब्रिटेन के लैंडलॉर्ड मॉडल की नकल है ये। ब्रिटेन में ऐसा लैंडलॉर्ड मॉडल था। क्या ब्रिटेन में इसी तरीके का लैंडलॉर्ड मॉडल था? जरा सच्चाई तो बताओ भाई तुम। प्रभाव और परिणाम क्या रहा, तो ये भी हम लोग देखते हैं। किसानों पर जो प्रभाव पड़ा, अत्यधिक शोषण हुआ, लगान में मनमानी वृद्धि किया गया जमींदार द्वारा, भूमि से बेदखली कर दिया गया, ऋणग्रस्तता का शिकार बने ये। ठीक है, जमींदारों पर प्रभाव, जमींदार तो भाई कई पुराने जमींदारों नीलामी में भूमि खो बैठे। ठीक है, मतलब अगर नहीं दे पाए तो ये कई जमींदार खो बैठे अपने। नए शहरी साहूकार जो हैं, जो पैसे वाले थे साहूकार लोग, वो जमींदार बन गए। ठीक है, बाहर से आके। दीकू आप पढ़ोगे ना, दीकू दीकू के बारे में, तब आपको पता चलेगा। जो जनजातीय, जब जनजातीय का विद्रोह होता है ना, उसमें बताया गया दीकू वाले। ठीक है, कृषि में निवेश न्यूनतम हो गया, तो ये प्रभाव पड़ा। और आपका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये देखिए, उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई, सुधारों का अभाव रहा, पारंपरिक कृषि जारी रहा। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा, राजस्व निश्चित परंतु लचीलेपन का अभाव था। ठीक है, महंगाई और उत्पादकता वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाया। ठीक है, इतिहासकार जो है आरसी दत्त जो है, जो कहते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त ने भारत में कृषि पतन की नींव रखी। तो ये भी बात आप याद रखिएगा कि भारत में अगर कृषि पतन की नींव रखी गई है तो किसके द्वारा, अस्थाई बंदोबस्त द्वारा। ये कौन कह रहे हैं, आपका इतिहासकार जो है, हिस्टोरियन आरसी दत्त द्वारा कहा गया। ठीक है, अब दूसरा जो है आपका रैयत बाड़ी है। रैयत बाड़ी व्यवस्था क्या है? देखिए, रैयत बाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश शासन की एक भूमि राजस्व प्रणाली थी, जिसमें क्या है आपका किसान। यहाँ देखिए क्या है, रैयत बाड़ी व्यवस्था जो है आपका, यहाँ जो है किसान, मतलब जो रैयत थे उन्हीं को भूमि का स्वामी बनाया गया। जैसे अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार को भूमि का स्वामी बनाया गया था, इसमें रैयत यानी किसान को ही। और राजस्व जो सीधे किसान से अब ब्रिटिश वसूलेगा। ठीक है, इसमें जमींदारों की कोई भूमिका नहीं थी। देखिए, सिंपल से आप समझिए कि मान लिया जाए कि ये आपका ब्रिटिश ब्रिटिश हो गए और ये आपका किसान हो गए। ठीक है, बीच में अगर जमींदार हो गए तो इसको क्या बोला जाएगा आपको, अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, यही आप नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकल आपको पढ़ना है तो इस तरीके से आप, क्रॉनिकल, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। दूसरा में क्या हो गया आपका, ब्रिटिश। ठीक है, ये ब्रिटिश बी से, और ये सीधे क्या हो गया, ये आपस में, ये दोनों आपस में करते थे। और यहाँ सिर्फ क्या है, यहाँ से मतलब ये आपस में देना लेना करते थे। ये सिर्फ अब क्या हो गया, बीच में ये खत्म हो गया भैया, किसान ही आ गया। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया, रैयत बाड़ी। ठीक है, रैयत बाड़ी यही है। ठीक है, तो ये आप समझ जाइएगा। ओके, आसान भाषा में मैं समझाया। प्रवर्तक और क्षेत्र, तो प्रवर्तक जो मानते हैं, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा ये लागू किया गया था। ठीक है, यानी प्रवर्तक लाया थे कौन, आपका थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। लागू जो हुआ था आपका क्षेत्र जो है आपका, देखिए ये हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और असम के कुछ भाग में। वो कौन सा में हुआ था आपका, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, और आपका कौन सा हुआ था आपका, वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे कौन सा हुआ था, रैयत बाड़ी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और आपका असम के कुछ भाग में। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखिए, इसकी विशेषताएं थोड़ा याद कर लीजिए। क्या है विशेषताएं, किसानों को स्वामित्व। ठीक है, किसानों को स्वामित्व बनाया गया, भूमि का कानूनी मालिक किसान को बनाया गया, भूमि बेचने गिरवी रखने का अधिकार भी दिया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको बनाए जाते हैं, तो ये पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस बने भी हैं कि भूमि बेचने गिरवी रखने का अधिकार था या नहीं था। तो यही क्वेश्चन जब किसान को अगर जो भी मालिक बनेगा उसको ये अधिकार होता है। यानी स्थायी बंदोबस्त में क्या था, आपका जमींदार जो था आपका भूमि बेच भी सकता था, गिरवी भी रख सकता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपका बन चुके हैं। ठीक है, ये आपका पीवाईक्यू में वो क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो हो सकता है आपका रैयत बाड़ी से पूछ दे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फंसा सकता है, कहीं से भी फंसा सकता है भाई। ये आपका ये एग्जाम जो है ना, बहुत अब अपर लेवल का हो गया। मामूली मत समझिए कि लूसेंट को आप रट लिए और पहले ग्रुप डी भी निकल जाता था लूसेंट रट लेने से। अब आप कितना भी लूसेंट रट लो, नहीं होने वाला है। ठीक है, प्रत्यक्ष राजस्व वसूली क्या था, तो ये प्रत्यक्ष राजस्व वसूली था। क्योंकि भूमि सरकार जो है,
सरकार किसान से सीधे मतलब क्या था आपका लगान वसूली करता था, कोई मध्यस्थ यहाँ नहीं था, आपका स्थायी बंदोबस्त जैसा। और परिवर्तनीय लगान जो है, आप परिवर्तनीय लगान लगाया गया, भूमि की उर्वरता, फसल और मौसम पर आधारित ही लगान था, ठीक है। समय समय पर मूल्यांकन भी इसका किया जाता था, तो कहीं ना कहीं उससे तो बेटर ही था। और उच्च लगान दर था, लेकिन ये भी आ गया, कुल उत्पादन का लगभग आपका हाफ, ठीक है। अगर एक हुआ है तो आपका हाफ जो है आपका कर कौन ले जाएगा, आपका राजस्व आपका सरकार को देगा। भुगतान न करने पर भूमि आपका जब्त हो जाएगा, ठीक है। उद्देश्य जो रहा, दृष्टिकोण, जमींदार जमींदारों की शक्ति समाप्त करना था, प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाना था, अधिक राजस्व प्राप्त करना था, कृषि को व्यावसायिक बनाना था। तो ये इसका उद्देश्य था ब्रिटिश का। और प्रभाव और परिणाम क्या पड़े, तो किसानों पर जो प्रभाव पड़ा, भारी कर का बोझ हो गया, ऋणग्रस्तता हो गया, साहूकारों पर निर्भरता हो गया, भूमि हानि हुई, ठीक है। और कृषि पर क्या पड़ा, वही नकदी फसलों की ओर झुकाव ज्यादा हो गया, खाद्यान्न अपेक्षित हो गया, उपेक्षित रह गया, ठीक है। अकालों की आवृत्ति बढ़ती गई, क्योंकि जब नकदी फसलें ही अगर सरकार द्वारा लगाने बोलेगा तो खाने वाले जो जैसे गेहूं, धान और आपका तिलहन जो हो गया, ये सब कहीं ना कहीं आपका खत्म हो गया। और आपका नकदी फसल जैसे हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया, ये सब फसलें बागवानी फसलों पर ज्यादा ही ध्यान देने लगे, जिसके कारण अकालों की आवृत्ति और भी बढ़ती गई। ओके। प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा, प्रशासन पर जो प्रभाव पड़ा ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि प्रत्यक्ष नियंत्रण से शासन मजबूत हुआ, परंतु आकलन में भ्रष्टाचार और मनमानी हो गया। लोग अब मतलब इतना ज्यादा आने लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद ही अपने ही जो उनके अधिकारी थे वो भी मनमानी, भ्रष्टाचार और मनमानी करने लगे, ठीक है। ओके। तो यद्यपि किसान को स्वामी बनाया गया, परंतु व्यवहार में वह स्वतंत्र नहीं था। अत्यधिक लगान ने किसानों को निर्धन बना दिया, क्योंकि 1/, मतलब 50% दिया जाता था, यानी हाफ। यह व्यवस्था जमींदारी से अलग परंतु शोषण में समान थी। इतिहासकार आरसी दत्त जो कह रहे हैं कि रैयत व्यवहारी व्यवस्था नाम में सुधारवादी, व्यवहार में दमनकारी था। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो हम लोग चलते हैं, आपका कौन सा होगा, महालवाड़ी, ठीक है। 3 ऐसी राजस्व व्यवस्था लगाया गया था भूमि पर कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको इतना टाइम लेकर मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके। क्या है महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश शासन की एक भूमि राजस्व प्रणाली थी, ठीक है। जिसमें गांव, ठीक है, गांव को ही, यहाँ पे गांव को महल बोला जाता था, महल, ठीक है, महल, ठीक है। तो गांव को राजस्व निर्धारण की इकाई बनाया गया, ठीक है। महल को इकाई राजस्व के निर्धारण, इसमें पूरे गांव या महल पर सामूहिक रूप से कर की जिम्मेदारी डाला गया, ठीक है। किसी गांव का एक जो आदमी था जिसको महल बना गया, महल, तो उनको क्या कहा गया कि पूरे गांव का आप क्या कीजिएगा कि आप इकट्ठा करके राजस्व सरकार को दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें प्रवर्तक और क्षेत्र क्षेत्र कौन कौन था, तो होल्ट मैकेंजी, ठीक है, 1822 में लागू हुआ। तो आप याद रखिएगा 1822 में, ठीक है। और वो कब हुआ था, 1801 में हुआ था आपका रैयतवाड़ी। तो होल्ट मैकेंजी ने किया। आगे इसको विकसित जो किया है लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा किया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरीके से, हॉल्ट मैकेंजी तो प्रवर्तक थे, लेकिन आगे इसको विकसित जो किया लॉर्ड विलियम बेंटिक किया, ठीक है। लागू क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत, आधुनिक उत्तर प्रदेश में, ठीक है, पंजाब में और मध्य भारत के कुछ भाग में ये लागू हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, तो क्या है इनकी विशेषता देखते हैं महलवाड़ी का। तो गांव को इकाई बनाना, ठीक है, पूरा गांव महल एक इकाई माना गया, और जमींदार, मुखिया या किसानों को सामूहिक उत्तरदायी बनाया गया, ठीक है। जमींदार हो उस गांव का या मुखिया हो, उसको क्या बनाया गया, या किसान को सामूहिक उत्तरदायी बनाया गया। सामूहिक दायित्व आपका से क्या हुआ, पूरे गांव पर लगान की जिम्मेदारी हुई, और किसी एक के न चुकाने पर सभी उत्तरदायी होते थे, इसलिए सभी मिलकर उससे मतलब अगर जिनको गांव को मतलब नहीं खोना है तो सभी मिलकर उसके चुकता करते थे, ठीक है। लगान का पुनर्मूल्यांकन हुआ, समय समय पर भूमि का सर्वे किया जाने लगा, उत्पादन के आधार पर कर निर्धारण, उच्च कर दर था, इसमें भी 50%। तो क्या किया भैया, अब समय पर भुगतान अनिवार्य था, यहाँ पे किया गया। ओके। उद्देश्य क्या रहा आपका, ब्रिटिश दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजस्व में वृद्धि होना करना, प्रशासनिक नियंत्रण सुदृढ़ करना, जमींदारों की शक्ति सीमित करना, और उत्तर भारत की ग्राम संरचना का उपयोग करना, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। प्रभाव और परिणाम इसका देखते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका
किसानों पर प्रभाव जो पड़ा, सामूहिक दबाव बढ़ा, ऋण और भूमि हानि हुई, साहूकारों का प्रभाव और भी बढ़ गया। कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, तो सुधारों की कमी हुई, नकदी फसलों का प्रोत्साहन बढ़ा और खाद्यान्न जो है संकट में आया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो पारंपरिक ग्राम एकता कमजोर हुआ, वर्ग विभाजन बढ़ता चला गया। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और सामूहिक जिम्मेदारी व्यवहार में अव्यवहारिक सिद्ध हुई, उच्च कर दरों ने किसानों को और भी शोषित किया। यह व्यवस्था जमींदारी और रैयतवाड़ी के बीच एक असफल संतुलन थी। इतिहासकार महालवाड़ी व्यवस्था ने ग्राम समाज को कर इकाई में बदल दिया, कहीं ना कहीं कर इकाई में बदल दिया। ओके, कृषि का व्यवसायीकरण अब देखते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था, तीनों व्यवस्था हम लोग जान गए। अब देखते हैं कृषि का व्यवसायीकरण यानी कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, नकदी फसलों पर जोर दिया गया, जैसे नील हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, चाय हो गया, कॉफी पर ज्यादा जोर दिया गया, जिसके उपेक्षा में खाद्यान्न जो आपका उत्पादन जो हो गया, कमी रह गया। ठीक है, प्रभाव क्या रहा, खाद्य असुरक्षा हुआ, फूड इनसिक्योरिटी आ गया, अकालों में वृद्धि, जैसे 1770 में, 1896 में, 1943 में अकाल पड़ा। ठीक है, कहीं ना कहीं कारण ये भी रहा। ठीक है, उद्योगों का विनाश हो गया, यानी आपका आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। ओके, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, मतलब उद्योग विनाश हुआ। भारतीय हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। ब्रिटिश मशीन निर्मित वस्तुओं का आयात ज्यादा होने लगा। भारतीय वस्तुओं पर भारी कर लगाया जाने लगा। भारत क्या बन गया, कच्चे माल का स्रोत बन गया, ब्रिटिश माल का बाजार बन गया। ठीक है, ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। व्यापार नीति कैसा इसका रहा, तो एक तरफा मुक्त व्यापार था, क्योंकि सामान जो ब्रिटिश से आता था ना, ब्रिटेन से, उस पर कर नहीं लगाया जाता था, लेकिन यहाँ से जो जाता था ना, उस पर कर लगता था। ब्रिटिश माल को संरक्षण, भारतीय उद्योग का कोई सुरक्षा नहीं था। अब यहाँ पे आता है धन निष्कासन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो निष्कासन सिद्धांत जो है, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है, धन निष्कासन सिद्धांत वह अवधारणा है जिसके अनुसार ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आय और संसाधनों का निरंतर एक तरफा और बिना प्रतिफल के इंग्लैंड को स्थानांतरण हुआ। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ से कुछ अगर दिया जा रहा है यहाँ, तो बदले में इसको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, और ये एक तरफ से इसी चीज का मतलब क्या है कि इसका भार उठा रहा है, यानी बाजार बन रहा है। इस सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। सिद्धांत के प्रवर्तक कौन रहे, दादा भाई नौरोजी। प्रमुख ग्रंथ पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 में इनका बुक है। क्या है कि पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 में ये आप जारी किए थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। धन निष्कासन के प्रमुख माध्यम कौन कौन से थे, ये बताए हैं आपका होम चार्जेस। ठीक है, होम चार्जेस क्या था, भारत सरकार का प्रशासनिक खर्च इंग्लैंड में। ठीक है, यहाँ का मतलब क्या है, आपका खर्च जो इंग्लैंड में हो रहा है भारत सरकार का, तो वो इंग्लैंड में होता था। ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन और पेंशन, ये होम चार्जेस में आते थे। विदेशी व्यापार घाटा, भारत कच्चा माल निर्यात करता था, तैयार माल आयात करता था, लाभ इंग्लैंड को हो जाता था, तो ये विदेशी व्यापार घाटा हो गया। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन, यहाँ से उच्च पदों पर केवल अंग्रेज थे। ठीक है, वेतन भारत से, खर्च इंग्लैंड में किया जाता था। जैसे ये वेतन जो लेते थे अधिकारी, वो खर्च अपने इंग्लैंड में किया जाता था। सैन्य खर्च जो था आपका, भारतीय राजस्व से ब्रिटिश सेना का खर्च वहन किया जाता था। भारत की रक्षा से संबंधित युद्धों में उपयोग होता था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। रेलवे और निवेश लाभ, जो रेलवे लाभ इंग्लैंड भेजे गए, ठीक है, भारतीय पूंजी निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, क्या होता था ना, रेलवे में एक चीज हुआ था, जब रेलवे का गठन होने वाला था, तो ये कहीं ना कहीं प्राइवेट लोग भी इसमें इंक्लूड हुए थे इंग्लैंड के। तो उनको 15% जो था ना, आपको कितना भी कुछ भी हो, 15% लाभ जो था आपको तय करके दिया गया था। ठीक है, तो ये अगर घाटा में भी है रेलवे, तो वो आपका 15% उनको लाभ, जो भी जितना पैसा लगाएंगे उसका 15% उनको लाभ प्रत्येक वर्ष दिया ही जाएगा। तो ऐसा सिस्टम था, जो कहाँ आपका भारतीय खजाने से ही दिया जाता था। ओके, और फायदा किसका हो रहा था, आपका इंग्लैंड वासियों का हो रहा था। ठीक है,
धन निष्कासन सिद्धांत का महत्व क्या है? तो आर्थिक राष्ट्रवाद की नींव पड़ी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया। कांग्रेस की प्रारंभिक मांगे आर्थिक थी, ठीक है। गरीबी की व्याख्या आया इससे। भारत की गरीबी को आंतरिक अयोग्यता नहीं बल्कि औपनिवेशिक शोषण का परिणाम बताया, ठीक है। भारत पर क्या प्रभाव पड़ा आपका इसका? तो आर्थिक प्रभाव में देखते हैं कि पूंजी संचय का अभाव हुआ, औद्योगिक विकास अवरुद्ध हुए, दीर्घकालिक निर्धनता आया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि सामाजिक प्रभाव क्या रहा इसका? तो सामाजिक प्रभाव में बेरोजगारी बढ़ गया, जीवन स्तर में गिरावट आया, अकालों की आवृत्ति बढ़ी, ठीक है। राजनीतिक प्रभाव क्या रहा? तो राजनीतिक प्रभाव में स्वराज की मांग को बल मिला, ठीक है। और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं आपका ये प्रभाव पड़ा। और कुछ ब्रिटिश जो अर्थशास्त्रियों ने इसे अतिरंजित कहा, परंतु आधुनिक इतिहासकार इसे औपनिवेशिक शोषण का केंद्रीय तंत्र मानते हैं। जैसे आरसी दत्त हो गए, एमजी रानाडे ने इसका समर्थन किया कि ये आपका शोषण का केंद्रीय तंत्र थे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और इसका परिवहन और संचार का जो विकास हुआ उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि रेलवे हो गया, डाक हो गया, टेलीग्राफ हो गया। उद्देश्य कच्चा माल बंदरगाह तक पहुंचाना था, ब्रिटिश प्रशासन को सुदृढ़ करना था। और भारतीय हित इसमें जो था ना गौण था, कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं था, ठीक है। आपका ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव देखते हैं तो कृषि पर जो प्रभाव पड़ा, किसानों की बदहाली हुई, कर्ज और भूमि हानि हुई, ठीक है। बार बार आपका अकाल आया। खाद्य उद्योग और श्रम पर क्या प्रभाव पड़ा है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बेरोजगारी में वृद्धि हुई, शहरी गरीबी बढ़ी, पारंपरिक कौशल का विनाश हो गया, ठीक है। हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग का विनाश हो गया, ठीक है। सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा? गरीबी और असमानता आई, मध्यम वर्ग का सीमित विकास हुआ, क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा। और आपका अगला जो है चौथा प्रभाव क्या है? राजनीतिक प्रभाव। तो आर्थिक शोषण के कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ, स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, कांग्रेस की आर्थिक आलोचना हुई, ठीक है। कि मतलब कांग्रेस की आर्थिक आलोचना की मतलब मुद्दा उठा, ठीक है। आलोचनात्मक जो है क्या इसको बोला जाता है? ब्रिटिश नीतियां विकास नहीं शोषण आधारित थी। अवसंरचना का विकास भी औपनिवेशिक हितों के लिए ही किया गया। भारत की अर्थव्यवस्था को निर्भर और असंतुलित बना दिया गया, ठीक है। तो ये आलोचनात्मक है, इसका दृष्टिकोण आप अपना सकते हैं। और निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं आप कि ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीतियों ने भारत को समृद्ध से निर्धन राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया था, ठीक है। इन नीतियों को दीर्घकालिक प्रभाव स्वतंत्र भारत की आर्थिक चुनौतियों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यही कारण है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जड़ें अधिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष में निहित थी, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना हमारा जो क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे अब यहाँ से स्टार्ट है। लगभग आपका 53 या 50 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार और फिर मैं बोल देता हूँ कि 1000 जो भी हमारे पहले सब्सक्राइबर होंगे उनको फाउंडेशन कोर्स जो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द ही, आपका 10th जेपीएससी, ठीक है। 10th जेपीएससी का मेंस जो है, सॉरी 10th जेपीएससी बोल रहा हूँ, सॉरी, आपका 14th जो जेपीएससी आपका मेंस जो होगा उसके लिए जो भी आएंगे उनको आपका वेराइटी ऑफ जो पैटर्न विथ स्ट्रेटजी एकेडमी है, यानी जो हमारा चैनल है वेब्स एकेडमी, उसके तरफ से उनको गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। इसमें भी और 72वीं बीपीएससी जो भी बच्चे देने वाले हैं, 72वीं बीपीएससी वाले होंगे उनके लिए भी गिफ्ट दिया जाएगा। कोर्स ये लॉन्च होगा। और बीपीएससी टीचर अगर आप लोग कहिएगा तो मैं उसका भी बीपीएससी जो टायर जो 04 वाले आने वाले हैं तो उनके लिए भी करवाऊंगा। झारखंड वाले अगर आप झारखंड एसएससी का भी आप अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग बताइएगा। कम से कम 20-25 लोग अगर होंगे या 100 लोग होंगे तो मैं उनका भी कोर्स मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं अकेले करवा दूंगा, ठीक है। आप मैम नहीं भी करवाएंगे तो भी मैं आपको अकेले करवा दूंगा झारखंड एसएससी के लिए, ओके। बाकी जो कोटा का जो है जो मतलब जो भी बैच है, मतलब झारखंड का जो भी बैच है वो आप
आपका मैम लेते हैं, तो प्लीज़ वो क्लास को भी आप किया कीजिए जो 14वीं जेपीएससी दे रहे हैं। और मेरा क्लास जो है ओवरऑल आपका जीएस पोर्शन से है, ठीक है? जो ओवरऑल रहेगा जीएस पोर्शन, आप बेहिचक आप लोग क्लास कीजिए, ठीक है? पॉलिटी का क्लास मैं पहले कंप्लीट करवा चुका हूँ, और ज्योग्राफी जो है, इंडियन ज्योग्राफी कहीं न कहीं हमारा अब 2-3 मुद्दा ही मतलब टॉपिक बचे हुए हैं, अध्याय बचे हुए हैं, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उसका वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग चलेंगे, ठीक है? वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोग को करवा देंगे, फिर उसके बाद ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी पॉलिटी ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट हो जाएगा पेपर देने से बहुत पहले ही। और उसके बाद ये हिस्ट्री भी आपका, मॉडर्न हिस्ट्री पहले हम लोग खत्म करेंगे, और उसके बाद फिर चलेंगे एनिसेंट आ जाएँगे, ठीक है? एनिसेंट करने के बाद आपका मिडीवल कराएँगे, ठीक है? एनिसेंट से ज़्यादा पूछ लेता है, मॉडर्न से ज़्यादा पूछता है, उसके बाद एनिसेंट से पूछता है, उसके बाद मिडीवल से पूछता है। तो इसलिए मैं इस तरीके से लाया हूँ, ठीक है? आर्ट एंड कल्चर से भी मैं आपको लगा दूँगा, अगर मिडीवल और एनिसेंट पढ़ाऊँगा तो आर्ट एंड कल्चर उसमें आपका कंप्लीट ही हो जाएगा, ओके? तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर किया कीजिएगा यार, जो भी देखते हैं, और ज़ाहिर-सी बात है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। बाय फेस हम लोग नहीं आ रहे हैं यार, देखते हैं कि टीचर्स ऐसे-ऐसे भी हैं कि कुछ मतलब, मैं उनका बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन्स इतने मतलब रखते हैं ना, मतलब इस तरीके का कि कोई आप सोच नहीं सकते हैं, और उनमें बच्चे लोग को देखते हैं, बहुत सारे बच्चे। लेकिन कोई बात नहीं, जिनके पास जो है मतलब ऑब्वियसली है, कुछ न कुछ उनमें आप लोग को अच्छा लगता होगा, जो देखते होंगे उनको, इसलिए जाते हैं, बाकी मेरा काम है, ओके? तो आप लोग प्लीज़ हमारे साथ, जो भी बच्चे हैं, जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग, अगर अभी शुरुआत का तैयारी जो-जो भी बच्चे कर रहे हैं, 1 साल मेरे पास दीजिए टाइम, प्लीज़। या जो शुरुआत पहले से भी कर चुके हैं, 1 साल मुझे टाइम दीजिए यार। उसके बाद आप मुझसे मिलिएगा। आप मेरा एड्रेस माँगिएगा, मैं आपको एड्रेस मैं अपना बता दूँगा। आप जब आपका पेपर निकल जाएगा ना, तो आप आकर मिलिएगा मुझसे, और फिर बताइएगा कि हाँ सर, आपके पढ़ाए हुए से ही पेपर आया था। मैं इस बार ज़रूर आपका जेपीएससी में जो पेपर आने वाले हैं ना, मैं ये तीनों तो करवा दूँगा, हिस्ट्री आपको करवा दूँगा, ज्योग्राफी आपको करवा दूँगा, आपका पॉलिटी करवा चुका हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं एनवायरनमेंट भी आपको करवा दूँगा कुछ क्षेत्र का, ठीक है? ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन एनवायरनमेंट भी आपको मैं करवा दूँगा, साइंस भी मैं करवा दूँगा, ओके? साइंस भी मैं करवा दूँगा। उसके बाद मैं आपसे पूछूँगा, देखो आप लोग को कितना मेरे क्वेश्चन से लड़े हैं, ठीक है? और आपका द हिंदू का क्लास चल ही रहा है, द हिंदू का ये मत सोचिएगा कि वन लाइनर अगर पूछ रहा है आपका एग्ज़ाम में, तो आपको क्या फ़ायदा? या आपका फ़ायदा होगा भाई, आप एक बार उसको पढ़ के तो देखिए। और आप अगर वैसे सोचिएगा कि सिर्फ़ क्वेश्चन्स लाइए, डेली आप 10-15 क्वेश्चन्स, तो मैं वैसे भी करवा दूँगा, ठीक है? तो मैं एक सोचा हूँ कि अभी तक मैं जितने दिन से पढ़ाया हूँ, आपको लगभग आपका 60 दिनों से मैं द हिंदू का क्लास मैं लगभग ले रहा हूँ, 54 आपका क्लासेस हो गए हैं द हिंदू का। तो आप अगर बोलोगे तो 54 दिनों का अभी मैं तैयार करूँगा, या आपको इतने दिनों का मैं करंट का जो है ना, कि वन लाइनर आपका करंट मैं लाकर करवा देता हूँ, ठीक है? तो वो आपको अगर माँग रहेगा तो मैं आपको करवाऊँगा, ओके? बढ़ते हैं बिना कुछ देर किए हुए अब। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को किस रूप में विकसित किया गया? तो किस रूप में विकसित किया गया? कच्चे माल के स्रोत और क्या है, तैयार माल के बाजार के रूप में विकसित किया गया, ठीक है? ब्रिटिश नीति का लक्ष्य ही था कि भारत को क्या बनाया जाए? कच्चा माल का कच्चा माल, ठीक है? कच्चा माल मतलब आपका जैसे क्या हो गया? कपास हो गया, नील हो गया, चाय हो गया, ठीक है? तो ये कच्चा माल हो गया, ठीक है? और ब्रिटेन से जो तैयार माल है, वो कहाँ है? भारत में आए, और इस तरीके से भारतीय उद्योग का क्या किया गया? विनाश किया गया, यानी डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन किया गया, ओके? उद्योग का विनाश किया गया, ओके? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक है? अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं, क्या है हमारा अगला प्रश्न? धन निष्कासन सिद्धांत का मूल तर्क क्या था? तो ये क्या था आपका? तो भारत से ब्रिटेन को बिना प्रतिफल धन का हस्तांतरण करना। ये कौन दिए थे आपका धन निष्कासन का सिद्धांत? तो दादा भाई नौरोजी ने। कौन दिए थे? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है? नौरोजी ने, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। नौरोजी के अनुसार धन गया, बदले में कुछ नहीं आया। और ये एक कौन सा बुक में दिए थे? तो पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश अन-ब्रिटिश रूल इन रूल इन इंडिया, ठीक है? ये कब बुक आया था आपका? 1901 में आया था। ये इनका बुक है दादा भाई नौरोजी का, इन्हीं में ये पहली बार ये बात कही थे, ठीक है? अगला प्रश्न है
क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ब्रिटिश आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं था? तो कौन सा नहीं था? भारतीय उद्योग का संरक्षण करना, ये नहीं था। अधिकतम राजस्व प्राप्त करना, ब्रिटिश उद्योगों को कच्चा माल बनाना, कच्चा माल देना, ठीक है, और ब्रिटिश प्रशासन का वित्त पोषण करना, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ज्यादा देर नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो ये जो आपका था ना कि ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश मशीन निर्मित वस्तुओं का सस्ता आयात। लेकिन यहाँ से जो कच्चा माल जाता था ना, उस पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। मतलब जो हम लोग अगर मतलब यहाँ से वस्तु अगर भेजते थे ब्रिटिश बाजार में, तो वहाँ पे ज्यादा यहाँ पे क्या लगाया जाता था? टैक्स लगाया जाता था, टैरिफ जो इसको जिसको अभी बोलते हैं। जिस तरह से ट्रम्प अभी लगाता है ना हमारे देशों पर, 25 से कब 18 से 25 कब कर देता है और 50 कब कर देता है, पता ही नहीं चलता है यार। इसी तरीके से क्या थे? ब्रिटिश थे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के पतन का प्रमुख कारण क्या था? कि ब्रिटिश मशीन निर्मित वस्तुओं का सस्ता आयात किया जाता था, जिसके फलस्वरूप क्या होता था कि यहाँ के जो कपड़े उपड़े हस्तशिल्प थे वो आपका ज्यादा महंगा पड़ जाता था, इसलिए लोग ज्यादा प्रेफर करने लगे वहाँ के बने हुए। ब्रिटिश काल में कृषि के व्यावसायीकरण का प्रमुख परिणाम क्या था? तो ये था आपका नकदी फसलों पर निर्भरता, ठीक है। आपका नील का खेती होने लगा, कपास होने लगा, आपका जूट होने लगा, चाय होने लगा। ये सब चीजों पर ज्यादा जोर देने लगा, जिसके उपेक्षा में क्या हुआ कि खाद्यान्न जो फसलें थे वो कम हुआ, ठीक है। और इसी कारण क्या हुआ आपका? अकाल अकाल का दर भी बढ़ने लगा, अकाल आवृत्ति बढ़ने लगा, ठीक है। तो अकाल आने लगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर आपका विचार करें। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि ब्रिटिश काल में बार बार अकाल आए। तो ये बात सही है, ठीक है। आपका 1770 में आया, आपका 1943 में भी हमारा अकाल आया, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। 1800 में भी आया था अकाल, ठीक है। ओके। तो ये काला रेलवे के विकास भारतीय औद्योगिकरण के लिए किया गया था। ऐसा नहीं है भाई, ये ब्रिटिश औद्योगिकरण के लिए किया गया था। अपने ही औपनिवेशिक हितों को पूर्ति करने के लिए रेलवे का विकास किया था। अब उच्च भू राजस्व ने किसान की निर्धनता बढ़ाई, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। केवल एक और तीन हमारा सही होगा। ओके। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ब्रिटिश आर्थिक नीति का कौन सा परिणाम भारतीय राष्ट्रवाद के उदय से सबसे बड़ा अधिक जुड़ा हुआ है? यानी कहने की बात यहाँ पे है कि ब्रिटिश आर्थिक जो नीति लाया, उसके परिणाम में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय से सबसे अधिक जुड़ा है, कौन जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जुड़ा हुआ था ना, आर्थिक शोषण की चेतना। ये क्या हो गया कि ये आर्थिक शोषण की चेतना ना राजनीतिक चेतना बन गया, ठीक है। आपका राजनीतिक चेतना बन गया, ठीक है, चेतना बना, जिसका जो क्या है कि कांग्रेस की प्रारंभिक मांग ही आर्थिक हो गई, ठीक है। प्रारंभिक मांग ही क्या हो गया? आपका आर्थिक हो गया। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय से सबसे अधिक जुड़ा कौन था? आपका आर्थिक शोषण की चेतना। ओके। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? ब्रिटिश काल में होम चार्जेस क्या अभिप्राय है? मतलब होम चार्जेस से क्या मतलब तात्पर्य है, ठीक है। तो ये क्या हुआ था आपका? ब्रिटेन में भारत सरकार के खर्च, ब्रिटेन में, ठीक है, लंदन स्थित खर्च जो होता था, मतलब जो लंदन में बैठे हुए थे उनका खर्च भी आपका, वेतन उनका, पेंशन उनका, ठीक है, सब भारतीय राजस्व से जाते थे। तो कहीं ना कहीं देखिए ये धन निष्कासन का कारण ये भी बना, ठीक है। अगले क्या है क्वेश्चन? अगला जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ब्रिटिश आर्थिक नीति का दीर्घकालिक प्रभाव रहा? तो कौन ऐसा ब्रिटिश आर्थिक नीति रहा जिसका दीर्घकालिक, मतलब दीर्घकालिक अभी तक, मतलब जो बहुत बड़ा बहुत दिनों तक इसका प्रभाव रहा था? तो इसका जो हो जाएगा आपका क्या? संरचनात्मक गरीबी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्या हुआ ना कि एक तो धन निष्कासन हुआ, ठीक है, यहाँ से धन आप निकाल के लेके चले गए, प्लस में आप क्या कर दिए? आपका उद्योग जो था यहाँ का, उसको भी आप विनाश कर दिए, ठीक है, उसका भी आप विनाश कर दिए। इससे क्या हुआ कि जो गरीबी कहीं ना कहीं और एक संरचनात्मक गरीबी के तौर पर गरीबी उभरा, जिससे क्या हुआ कि स्वतंत्र भारत को भी कमजोर आधार प्रदान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत
जब हो गया था, तब भी यहाँ संरचनात्मक गरीबी जो आज तक कहीं न कहीं इंडिया झेल रहा है, ठीक है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ब्रिटिश शासन में अवसंरचना विकास का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो अवसंरचना विकास का वास्तविक जो उद्देश्य था, प्रशासनिक सुविधा और आर्थिक शोषण करना, ठीक है? ये क्या था आपका कि जैसे आपका क्या हो गया कि आपका जैसे आपका रेलवे का अगर विकास हुआ, तो रेलवे से क्या हुआ, कच्चा माल जो है, कच्चा माल को कहाँ पहुँचाया गया आपका? पोर्ट्स पे, ठीक है? कल ही मैं पोर्ट्स पढ़ाया हूँ आपको। कहाँ पे? ज्योग्राफी में, सॉरी परसों, ठीक है? पोर्ट्स परसों या कल करवाया हूँ, नहीं आज करवाया हूँ पोर्ट्स। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। ये आपका क्या है, आपका पोर्ट्स जो है आपका बंदरगाह, वहाँ का किया गया, कच्चा माल भेजा जाता था। टेलीग्राफ जो लाया गया, जैसे टेलीग्राफ भी आपका ब्रिटिश का देन है। तो इससे क्या हुआ कि शासन नियंत्रण हुआ, शासन और भी नियंत्रण हुआ, कंट्रोल आया इससे। ओके, तो ये जरिया था विकास, अवसंरचना विकास करने का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ब्रिटिश शासन में, यानी कथन आपका क्या कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में औद्योगिक विकास नहीं हो सका। भारत में औद्योगिक विकास नहीं हो सका, ये ठीक है। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां भारत को कच्चे माल का स्रोत और ब्रिटेन को तैयार माल के उत्पादक के रूप में विकसित करने पर आधारित था। तो ये कहीं ना कहीं इसके कारण ही ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में औद्योगिक विकास नहीं हो सका। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है आपका ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि कच्चे माल के स्रोत और ब्रिटेन के तैयार माल के लिए बाजार भारत को बनाने के कारण ही क्या था, भारत में औद्योगिक विकास ब्रिटिश द्वारा नहीं किया गया, ठीक है? तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है? ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, यानी उद्योग विनाश विनाश का क्या सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है? तो ये जो हमारा है कुटीर, ऑप्शन नंबर बी, कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, ठीक है? कुटीर कुटीर एवं भारतीय जो हस्तशिल्प था उसके पतन था, ठीक है? लाखों इसके जो कारीगर थे, लाखों कारीगर क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, ठीक है? बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हुए तो इसका जो बोझ ये भी अब कहाँ लग गए, आपका कृषि पे ही लग गया। कृषि में तो पहले से ही बेरोजगारी था, क्योंकि कृषि आपका फसल भी नकदी फसल में जोड़ दे रहा था, इसलिए इसलिए कारण हो गया था कि कृषि का उत्पादन भी बहुत कम हो गया था, ठीक है? यह औपनिवेशिक शोषण का स्पष्ट उदाहरण जो है आपका कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योग का पतन माना जाता है, ठीक है? अगले प्रश्न में चलते हैं कि ब्रिटिश काल में कृषि के व्यावसायीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव क्या था? तो ये क्या था ना आपका, खाद्यान्न सुरक्षा का ह्रास हुआ, जिससे क्या हुआ कि नकदी फसलें का मतलब जो है ना, फसलें बढ़ी थी, मतलब उत्पादन में, मतलब नकदी फसलों को ज्यादा जोर दिया जा रहा था, खाद्यान्न फसलें कम हो रही थी। इसलिए इस कारण क्या हुआ, खाद्यान्न सुरक्षा का ह्रास हो गया। और परिणाम इसका क्या पड़ा कि लगभग 3 बार, ठीक है, लगातार 3 बार, 1770 में, आपका 1896 में, और आपका 1943 में आपका अकाल पड़ा था, ठीक है? तो ये भी बात आप नोट कीजिएगा, ठीक है? अकाल संहिता भी, अकाल आयोग भी गठन किया गया था। आप लोग पढ़िएगा ना जब पूरे तरीके से, तब आपको समझ में आएगा कि क्या-क्या रचा गया था खेल। तो अगर जो भी देखिए क्या होता है ना कि हम लोग अभी पीछे मैं आपको बता रहा था कि हमारी गलतियां हैं, गलतियां इसलिए भी है ना कि हम लोग अभी तक हम अपने इतिहास से कुछ सीख ही नहीं पाए हैं, या तो इतिहास को सही से समझ नहीं पाए हैं, या बहुत लोग हैं जो अभी तक इतिहास पढ़ नहीं पाए हैं। इतिहास बहुत जरूरी होता है आपको पढ़ना। इतिहास हमें बताता है, आईना दिखाता है आपको, आगे का रोड मैप तैयार करने में बहुत आपका महत्व रखता है, ठीक है? आपको बताता है कि हाँ, आप कहाँ यहाँ कैसे गलती हो सकते हैं, ठीक है? ठीक है? तो हम लोग पीछे से कुछ सीख ही सकते हैं। जैसे आपने कोई अगर देखते होंगे, अगर आप साइकिल पहले चलाने सीखते होंगे, तो वो जो पहले सीखा होगा, तो वो आपको बताता है कि देखिए ये कैसे सीखा था, या कैसे सीख रहा है। मैं भी तो आपको पढ़ के ही पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं भी तो आपको कहीं न कहीं बता ही रहा हूँ ना, ठीक है? ओके? तो ये आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन्स क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है कथन? क्या कथन बोल रहा है कि ब्रिटिश शासन में भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, सही है। दूसरा क्या बोल रहा है आपका कि उच्च भू राजस्व ने किसानों को साहूकारों पर निर्भर बनाया, ठीक है, इसी कारण ऋणग्रस्तता बढ़ी।
और थर्ड जो है भू राजस्व का उपयोग मुख्यतः भारतीय कल्याण के लिए। ये तो सरासर नाइंसाफी होगा भैया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, केवल एक और दो सही है। ठीक है, तो ये भाई आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ बोर्ड पे। ठीक है, धन निष्कासन सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है हमारा? यह भारत की गरीबी का संरचनात्मक कारण बना। ठीक है, धन गया, पूंजी निर्माण भी नहीं हुआ और गरीबी जो है अस्थाई बन गया। ये दादा भाई नौरोजी का केंद्रीय तर्क था, तो ये भी आप याद रखिएगा। ब्रिटिश शासन में रेलवे के विकास का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो ये जो प्राथमिक उद्देश्य जो था आपका कच्चे माल का निर्यात और आपका प्रशासनिक नियंत्रण करना। ओके, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है कि सामाजिक प्रभाव था, आर्थिक नीति का सामाजिक प्रभाव था? तो ये व्यापक निर्धनता और बेरोजगारी। देखिए, उद्योग जब विनाश हो गया उद्योग का और कृषि संकट में आ गया, क्योंकि यहाँ पे कृषि जो भी इसमें कारीगर जो लगे हुए थे वो कृषि की ओर भागे, तो इससे क्या हुआ, बेरोजगारी और भी बढ़ा और गरीबी और भी बढ़ा, जिसके कारण क्या हुआ, समाज में असंतोष बढ़ गया, जिसके कारण व्यापक निर्धनता आया और बेरोजगारी आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगले प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो सबसे कथन जो उपयुक्त माना गया है ना पे, ये क्या है, आर्थिक शोषण ने भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया। ये बात सही है। आर्थिक आर्थिक अन्याय जो हो रहा था, आपका आर्थिक अन्याय जो हो रहा था, वो क्या कारण बन रहा था, राजनीतिक राजनीतिक चेतना का कारण बन रहा था। और कांग्रेस का जो शुरुआती मांग भी क्या था, आर्थिक ही थी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न क्या कह रहा है हमारा पे, यहाँ निम्नलिखित में कौन सा ब्रिटिश आर्थिक नीति का दीर्घकालिक प्रभाव स्वतंत्र भारत पर पड़ा है? ठीक है, कौन सा ब्रिटिश आर्थिक नीति का जो है दीर्घकालिक प्रभाव हमारे स्वतंत्र भारत पर पड़ा है? तो ये जो हमारा पड़ा है ना आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कमजोर पूंजी संरचना। औपनिवेशिक जो कॉलोनियल एरा में था, जो था आपका ये क्या था आपका, पूंजी जो है, जो कैपिटल जो था बाहर चली गई थी, जिसके कारण क्या हुआ कि जब स्वतंत्र हुआ भारत, तो भारत को क्या करना पड़ा, आपका जीरो से शुरुआत करना पड़ा था। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया? तो ये आप याद रखिएगा, किसने लागू किया था? तो ये आपका लागू किया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लागू किया था? 1793 में। हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। और ये कहाँ कहाँ लागू हुआ था? तो क्षेत्र आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ बताइएगा। बिहार हो गया, बंगाल हो गया, आपका उड़ीसा हो गया। ठीक है, उड़ीसा हो गया, आपका बनारस हो गया। ठीक है, बनारस हो गया, आपका कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक हो गया। तो ठीक है, उत्तरी कर्नाटक का कुछ क्षेत्र। तो ये आप याद रखिएगा। उद्देश्य इसका क्या था कि निश्चित जो था, निश्चित आपका राजस्व और वफादार जमींदार वर्ग तैयार करना। तो ये भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि का कानूनी स्वामी कौन होता था? तो जमींदार होता था। ठीक है, जमींदारों को ही भूमि का मालिक बनाया गया था। भूमि का जो मालिक था जमींदार को ही बनाया गया था। रैयत जो थे, अब यानी किसान जो था, केवल क्या था, काश्तकार था। ठीक है, काश्तकार था। ठीक है, काश्तकार था। ठीक है, और इससे क्या हुआ, किसानों का जो शोषण और भी बढ़ा था। अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसमें जी किसान को भूमि का स्वामी बनाया गया था। ठीक है, यानी मतलब जो सरकार जो था, सरकार आपका सीधा जो किसान से अपना लगान वसूली कर देता था। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था को क्या किया था, ये जमींदारी व्यवस्था को ये समाप्त किया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, परंतु कर जो था ना बहुत अधिक था। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि रैयतवाड़ी मुख्यतः जो व्यवस्था मुख्यतः किन क्षेत्रों पर लागू किया गया था? तो आप लोग बताइए, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से, और मद्रास और मुंबई में जो था आपका महलवाड़ी था, महलवाड़ी था। और बंगाल बिहार पे आपका अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब याद रखिएगा ना, तो ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, ओके।
तो ये आप याद रखिएगा। सॉरी, रैयतवाड़ी, ओ रैयतवाड़ी पूछ रहा है। रैयतवाड़ी जो है मद्रास और बम्बई पर था, ठीक है। ये आपका कौन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी प्रवर्तक कौन थे? थॉमस मुनरो थे, ठीक है, थॉमस मुनरो, ठीक है, मुनरो और कैप्टन रीड, कैप्टन रीड, ठीक है, कैप्टन रीड द्वारा। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। सॉरी मैं वो गलत बता दिया आपको, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला जो प्रश्न है कि महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व निर्धारण की इकाई क्या थी? तो ये आपका इकाई थी गांव या महल, ठीक है। आपका पूरा गांव, ठीक है, पूरा गांव जो होता था उसको महल कहा जाता था, महल, ठीक है। पूरा गांव को महल यानी कर इकाई मान लिया गया था, यानी सामूहिक उत्तरदायी यहाँ पे दिया गया था, सामूहिक जिम्मेदारी दिया गया था। न चुकाने पर पूरा गांव पर ही दबाव दिया जाता था। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा कि आपका महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित सही कथन कौन सा है? ठीक है, तो पहला जो है कि महलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी ने किया था, तो ये सही है। इसमें जमींदारों को पूर्ण स्वामित्व मिला था, नहीं, ऐसा नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व जो है जमींदारों को गांव पे ही मिला था, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। लगान समय पर, समय समय पर पूर्ण पूर्ण मूल्यांकन किया जाता था, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन में से कौन सी व्यवस्था में लगान अस्थाई था? तो अस्थाई जो था आपका अस्थाई बंदोबस्त में था, ठीक है। ये कब हुआ था? 1793 में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है, कॉर्नवालिस के द्वारा। किन किन क्षेत्रों पे? तो आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, आपका उत्तरी कर्नाटक। ओके, तो ये इतना आप याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। क्या विचार करना है भैया? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूमि बेचने का अधिकार था, क्या? तो ये सही बात है। दूसरा क्या था? महलवाड़ी व्यवस्था में सामूहिक कर उत्तरदायित्व था, तो ये क्या, महलवाड़ी व्यवस्था में आपका सामूहिक उत्तरदायित्व था, तो ये आपका सही है, ठीक है। और आपका स्थायी बंदोबस्त में सरकार को भविष्य में राजस्व बढ़ाने का अधिकार था, ठीक है। देखिए, महलवाड़ी व्यवस्था में सामूहिक कर उत्तरदायित्व था क्योंकि पूरे गांव पे लगाया जाता था, तो इसलिए आपका सही है, ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व था। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1 2 3। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है आपका? अगला प्रश्न कह रहा है कि तीनों भूमि राजस्व व्यवस्थाओं का सामान्य उद्देश्य क्या था? तो ये जो उद्देश्य था ना, अधिकतम राजस्व प्राप्ति करना, और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था ने जमींदार वर्ग को सबसे अधिक सशक्त बनाया? तो ये और कोई नहीं बनाया भाई, आपका अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। ओके, अस्थाई बंदोबस्त थे क्योंकि लगान इसमें अस्थाई था, ठीक है। अध्यक्ष अध्यक्ष और बाकी जो था आपका रैयतवाड़ी महलवाड़ी में पुनर्मूल्यांकन किया जाता था। असर्शन क्या बोल रहा है आपका? यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। क्या है यहाँ पे कि अस्थाई बंदोबस्त में कृषि सुधार अपेक्षित रूप से नहीं हो पाया, सही बात है, ठीक है। जमींदारों ने कृषि में पूंजी निवेश के बजाय किसानों से अधिक लगान वसूल वसूल करने लगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। और क्या है कि अगला जो प्रश्न है हमारा, देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैयतवाड़ी व्यवस्था की कमजोरी को दर्शाता है? तो आपका कौन सा कथन जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था की कमजोरी को दर्शाता है कि प्रत्यक्ष प्रशासनिक आपका यहाँ पे क्या था कि कौन सा था आपका? अत्यधिक और कठोर लगान वसूली, सभी व्यवस्थाएं राजस्व केंद्रित थी, किसान कल्याण प्राथमिकता नहीं थी, इसलिए ये व्यवस्था कमजोर पड़ी थी। ओके, अगला प्रश्न है कि महलवाड़ी व्यवस्था सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसमें आपका, क्योंकि कर गांव द्वारा संयुक्त रूप से चुकाया जाता था, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए कि आपका क्या है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि सर्वे अनिवार्य था, क्या अनिवार्य था? तो ये सही है, ठीक है। और क्या महलवाड़ी व्यवस्था में लगान अस्थाई था? तो क्या लगान अस्थाई था?
नहीं, ऐसा नहीं था। लगान को पुनर्अवलोकन किया जाता था, तो ये भी आप याद रखिएगा। और आपका अस्थायी बंदोबस्त में सरकार को राजस्व बढ़ाने का अधिकार नहीं था, तो ये भी बात सही है, अधिकार नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका केवल 1 और 3। ओके। अगले प्रश्न में है कि किसान भूमि व्यवस्था ने साहूकार वर्ग को सबसे अधिक लाभ पहुंचाया। कौन पहुंचाया आपका? तो ये तीनों ने पहुंचाया, ठीक है, ऐसा नहीं है, तीनों ने पहुंचाया, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ओके, तो ये तीनों ने पहुंचाया था। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं, क्योंकि आपका जो है ना ये आपका उम, आपका ये मैं आपको 1 और 3, क्योंकि महलबाड़ी में परिवर्तनीय था, ये मैं आपको बता दिया, और ये तीनों पहुँचाया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि ब्रिटिश सरकार के लिए सबसे प्रशासनिक रूप से सरल भूमि व्यवस्था कौन-सी थी? तो ये हमारा अस्थायी बंदोबस्त था। क्या क्यों था ये कि एक बार इसमें क्या कर दिया, तय कर दिया हमेशा के लिए, बार-बार सर्वे की ज़रूरत नहीं, प्रशासनिक की इससे लागत कम पड़ेगा, खर्चा, और इसमें दिमाग मतलब इसमें ज़्यादा काम करने पर भी नहीं पड़ता था, ठीक है? तो इसलिए। अगले प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित में से सॉरी, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था ने भारतीय ग्राम समाज को सॉरी 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 यार, किस व्यवस्था ने भारतीय ग्राम समाज की पारंपरिक संरचना को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो ये आपका कौन सा है? आपका महलवाड़ी। महलवाड़ी में गांव गांव जो था, गांव को कर इकाई बनाया गया था, सामूहिक आपका दबाव बढ़ा था, जिससे क्या हुआ, सामाजिक विभाजन होने लगा और पारंपरिक सहयोग क्या हो गया, कमजोर हो गया। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं कि तीनों भूमि व्यवस्थाओं का साझा परिणाम क्या था? तो ये क्या था आपका, यहाँ से आपका निकलता है ग्रामीण निर्धनता। ओके, उच्च कर, हाई टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है, आपका कठोर वसूली हो जा रहा है, जिसके कारण अकाल हो रहा है, कर्ज हो रहा है, भूमि का हानि हो रहा है, ग्रामीण गरीबी और भी गहरा होते जा रहा है। ओके, अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में सबसे सही युग्म कौन सा है? तो एक सही युग्म जो है मालवाड़ी होल्ट मैगजीन। देखिए, रैयतवाड़ी जो है आपका थॉमस मुनरो, यहाँ आपका उल्टा कर दिया, ठीक है, और स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड आपका कॉर्नवालिस। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। 1822 में आपका हॉल्ट मैगजीन महलवाड़ी व्यवस्था किया था। अगला जो व्यवस्था है क्या है, बोल रहा है कि किसान किस भूमि व्यवस्था ने औपनिवेशिक शोषण को बिना प्रत्यक्ष बल प्रयोग के संभव बनाया? सबसे उपयुक्त उत्तर क्या होगा? तो तीनों होगा भाई, ठीक है, आपको तीनों होगा। तीनों नीतियों अलग दिखती है, लेकिन एक ही लक्ष्य इनका एक ही है। साध्य साध्य एक ही है, ठीक है, साधन अलग अलग है, लेकिन साध्य जो है आपका एक ही है। साध्य और साधन आप जब गांधी जी के बारे में मैं पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा, ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक है। अगला जो है कि धन निष्कासन सिद्धांत का व्यवस्थित प्रतिपादन किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। आपका आपका पॉवर्टी, जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया, ठीक है, जो बुक था उनके माध्यम से 1901 में आपका किया था, ठीक है, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थे। उन्होंने बताया कि भारत की गरीबी जो है ब्रिटिश शासन का परिणाम था, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा धन निष्कासन का माध्यम नहीं था? तो ये कौन सा नहीं था आपका? तो ये भारतीय उद्योग में पुनर्निवेश। क्या भारतीय उद्योग में पुनर्निवेश, ये धन का निष्कासन नहीं था। होम चार्जेस था, ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन था, सन व्यय भी था, ठीक है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है, होम चार्ज से तत्पर है इंग्लैंड में भारत सरकार का खर्च। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, जैसे सैन्य खर्च आपका, ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन हो गया, वेतन हो गया, ठीक है, कार्यालयों का खर्च हो गया। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, धन निष्कासन सिद्धांत का सबसे गंभीर परिणाम क्या था? तो ये पूंजी संचय का अभाव था, ठीक है, धन बाहर जा रहा था, ठीक है, भारत में निवेश नहीं हो रहा था, उद्योग भी इसके कारण विकसित नहीं हो रहा था, ठीक है, और इसका दीर्घकालिक प्रभाव जो बना पड़ा कि गरीबी बनी रहा, ठीक है, भारत में।
अगले प्रश्न में चलते हैं कि निम्नलिखित में कथनों पर से विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या पहला, धन निष्कासन एक तरफा था, सही बात है। और इसके बदले भारत को औद्योगिक लाभ मिला, नहीं। और थर्ड क्या है आपका, इससे आर्थिक राष्ट्रवाद को बल मिला, ठीक है, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि धन निष्कासन सिद्धांत का समर्थन किसने दिया था, तो आरसी दत्त द्वारा दिया गया था, ठीक है। उन्होंने आर्थिक आलोचना की और उन्होंने भारतीय गरीबी को औपनिवेशिक शोषण से जोड़ा था, आरसी दत्त द्वारा। अगला प्रश्न है कि आपका धन निष्कासन और आधुनिक एफडीआई में प्रमुख अंतर क्या है। देखिए, मैं इस तरीके से आपको क्वेश्चंस लगाया हूँ। मैं पहले भी सोच रहा था कि मुझे उस टाइम हंसी आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस मैं देखता हूँ कि आपको बनाकर किस तरीके से ये अच्छा रहता है या नहीं रहता है। देखिए, धन निष्कासन में भारत को लाभ नहीं मिला, लेकिन एफडीआई में लाभ मिलता है, ठीक है। आधुनिक एफडीआई में रोजगार भी आता है, तकनीक भी आता है, कर राजस्व भी आता है, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चंस मैं आपको क्रिएट किया था। अगले जो क्वेश्चंस हैं कि अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, जमींदारों को भूमि का आपका स्वामी माना गया था, जो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था, ओके। तो ये आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग सीधे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो ये किसानों से सीधे सरकार द्वारा कर वसूलना, ठीक है। रैयतवाड़ी डायरेक्ट सेटलमेंट विद रैयत, ठीक है। कोई जमींदार यहाँ पे नहीं था, लेकिन कर बहुत ही अधिक था, हाई था। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है आपका कि महलवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है कि इसमें गांव को राजस्व की इकाई माना गया था। क्या गांव को राजस्व की इकाई माना गया था, तो ये सही है। और दूसरा क्या कह रहा है कि लगान अस्थाई था, लगान अस्थाई नहीं था, परिवर्तनीय था, परिवर्तन होते रहता था, और यह उत्तर भारत में लागू हुई थी, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, यूपी पंजाब में लागू हुआ था, यानी उत्तर भारत में, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रिटिश शासन में किस भूमि व्यवस्था में किसानों को भूमि का कानूनी स्वामी बनाया गया था, तो रैयत बाड़ी में, ओके। केवल रैयत बाड़ी में ही किसान को स्वामित्व बनाया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि ब्रिटिश भारत की भूमि राजस्व व्यवस्थाओं का साझा उद्देश्य क्या था, तो साझा उद्देश्य जो था आपका, क्या था आपका, किसान, क्या था आपका, अधिकतम राजस्व प्राप्ति करना, ओके। तो ये भी बात याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा था, तो ये महलवाड़ी में था, ओके। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, महलवाड़ी में महल पूरे गांव पे लागू होता था, ओके। और अगले क्वेश्चन है क्या कि ब्रिटिश प्रशासन शासन में किस भूमि व्यवस्था ने जमींदार वर्ग को सबसे अधिक सशक्त बनाया, तो अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, क्योंकि जमींदार ही इसमें मालिक बने, ठीक है, और किसानों को शोषण अच्छे से ये कर पाए, इसलिए सशक्त हो गए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर, आपका क्लास कैसा लगा और आपको क्या मांग है, ये भी बताइएगा। और प्लीज हमारा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर का, जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करवाइए। 1000 जो भी आपके भाई बहन, जो भी मित्र हैं, सहपाठी हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं। और हमारा फाउंडेशन कोर्स जो लॉन्च होने वाला है आपका, वो 14th जेपीएससी मेंस का, ठीक है, जेपीएससी मेंस का, और 72वीं बीपीएससी आपका प्री एंड मेंस दोनों, ठीक है, प्री कम मेंस दोनों, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, जिनको 1000 जो सब्सक्राइबर रहेंगे उनको इसमें स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा वेब्स एकेडमी की तरफ से। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।